स्टूडेंट्स, अपने इस पार्ट को कंटिन्यू करते हुए, अपने इस लास्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हुए जो हमने लिया है क्लास 7 सब्जेक्ट है हिस्ट्री, चैप्टर नंबर है 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम। क्योंकि हमने इसका सारा लेसन कंप्लीट किया है, हमने इसको पूरा पढ़ लिया है, जितने भी इसके पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स थे, हमने उसको डिस्कस किया है। अभी जो इसका मेन पॉइंट, अब जो इसका रहता है पार्ट रहता है, वो है इसकी एक्सरसाइज और इसकी क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में एक तरफ बताया है गुर्जरा प्रतिहारस, दूसरी तरफ है बीकन डेकन्यू, वेस्टर्न डेक्कन, राष्ट्रकूल बंगाल, पाल्स गुजरात एंड राजस्थान, चोलाज एंड तमिलनाडु। अब हमने इन सबको सही के साथ मिलाना है। तो पहले है गंगा प्रतिहारस, गुर्जारा प्रतिहारस के साथ है, ये मैंने टिक किए हैं इधर, ये गुजरात एंड राजस्थान में फैले थे। दूसरा है राष्ट्रकूल, जो राष्ट्रकूल हो गया वेस्टर्न डेक्कन में थे। तीसरा है पाल्स हो गया बंगाल में थे। और चोलास थे तमिलनाडु में। चोलास ने अपनी वो कहाँ बनाई थी, हुकूमत कहाँ बनाई थी, तमिलनाडु में बनाई थी। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर। पहले से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले है पार्ट 1 में, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राई पार्टी स्ट्रगल। वह कौन सी पार्टी थी जो ट्राई पार्टी त्रिपक्षीय स्ट्रगल थी, जो त्रिपक्षीय जद्दोजहद थी उसमें शामिल थी। आंसर है 3 parties were involved in the tri-party struggle and fought for control over Kannauj. These parties were at गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूल एंड पाल डायनेस्टी। वो 3 डायनेस्टी थी जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल में, यानी कि 3 तरह जो त्रिपक्षीय पार्टी थी उस स्ट्रगल में थी। और किसके लिए वो स्ट्रगल थी, कनौज की राजधानी को, कनौज की सिटी को जीतने के लिए थी। नेक्स्ट है व्हाट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकेम ए मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर। जो चोलास का जो एम्पायर था, जो चोला डायनेस्टी था, उनके एम्पायर में एक मेंबर बनने के लिए, कमेटी का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी थी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए थी, कितनी तालीमें होनी चाहिए थी। आंसर है ऑल दोज हु विश टू बिकेम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ द लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड। सबसे पहले जो इस सभा का मेंबर बनना चाहते थे, उनके पास पहले अपनी ज़मीन होनी चाहिए और उस ज़मीन से रेवेन्यू मिलना चाहिए। दूसरा है दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास। दूसरा है कि उनको वेदा जो हिंदू एक ग्रंथ है, उनको वेदास का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जो हिंदू एक होली किताब है। तीसरा है दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज। तीसरा है कि उनकी जो उम्र है वो 35 साल से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाहमनाज हो गए चौहान्स, उनको चौहान्स भी कहा जाता था। कहता है वो ऐसे 2 सिटीज़, 2 शहर बताने हैं जो उनके कंट्रोल में थे चाहमनाज की। तो वो कौन से थे, दिल्ली एंड अजमेर वर द 2 सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाहमनाज। कौन सी थी, दिल्ली एंड अजमेर। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हाउ डिड द राष्ट्रकूल बिकेम पावरफुल। जो राष्ट्रकूल थे, जो राष्ट्रकूल डायनेस्टी थी, वो कैसे पावरफुल बन गए थे। आंसर में राष्ट्रकूल बिकेम पावरफुल इन द फॉलोइंग मैनर। ऐसे किस तरह बन गए थे, राष्ट्रकूल वर सबॉर्डिनेट टू द चुलक्यास ऑफ कर्नाटका। सबसे वो क्या थे, सबॉर्डिनेट किसके थे, चुलक्या, वो जो कर्नाटक के जो चुलक्यास थे उनके सबॉर्डिनेट थे। इन द मिड 8th सेंचुरी दांती दुर्गा ए राष्ट्रकूल चीफ ओवरथ्रो हिज चुलक्या ओवरलॉर्ड। मिड 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी के मिड में क्या हुआ, जो दांती दुर्गा था जो कि राष्ट्रकूल था, वो उसने क्या किया था, ओवरथ्रो, जो चुलक्या का जो सिंहासन था, अपने लॉर्ड को उसने वहाँ से हटा दिया था,
यानी कि अपने राजा को उठाकर वहाँ खुद बैठ गया था। ही परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हीरा नगरभा विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। हीरा नारायण उसने क्या किया था, वहाँ पर एक रिचुअल, एक रीति रिवाज किया था हीरा नगरभा, तो विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मणों की मदद से ऐसे रिचुअल किए थे जब वो वहाँ का राजा बन गया था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टी डू टू गेन एक्सेप्टेंस। कौन सी न्यू डायनेस्टी थी जिसने पावर गेन, डू टू गेन एक्सेप्टेंस। द न्यू डायनेस्टी गेन्ड पावर एंड वेल्थ। जितनी भी न्यू डायनेस्टी थी वो पावर में कैसे आई थी। द न्यू डायनेस्टी गेन्ड पावर एंड वेल्थ, देयरफॉर दे डिक्लेयर थेमसेल्व्स। जब वो पावर में आ गई तो उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, महासमंतास, महामंडलेश्वरा। जैसे ही कोई डायनेस्टी मैंने कहा था जो समंतास थे या जो पावरफुल लैंड राइडर थे, उन्होंने जब वो पावर में आते थे तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, महासमंतास, महामंडलेश्वरा। मैनी ऑफ सच किंग्स अडॉप्ट हाई साउंडिंग टाइटल। अब कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने हाई साउंडिंग टाइटल हासिल करके रखा था। जैसे थे उनको कहा जाता था महाराजा हृदराज, त्रिभुवना, तीनों लोगों का राजा, चक्रवर्धन, ऐसे नाम, ऐसे टाइटल उनके नाम के साथ जुड़ गए थे। देयर एक्टिविटीज़ वर रिकॉर्डेड इन द प्रायश्चित। अब वो जो भी काम करते थे उसको प्रायश्चित में रिकॉर्ड किया जाता था। प्रायश्चित एक किताब थी, एक लिखी हुई किताब थी, नोट थे। दे ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड सोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। अब वो अपने पावर्स कैसे दिखाते थे, ये जो किंग्स थे, जो न्यू किंग्स थे, वो अपनी पावर को कैसे शो करते थे, बिल्डिंग बनाते थे। किस तरह की बिल्डिंग बनाते थे, टेम्पल्स बनाते थे, क्योंकि जो भी एक्टिविटी होती थी वो टेम्पल के दौरान ही होती थी। और जब भी वो किसी राजा पर कब्जा करते थे तो पहले टेम्पल को टारगेट बनाते थे। इस तरह वो अपनी पावर को गेन करते गए न्यू डायनेस्टीज। बट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स डेवलप्ड इन द तमिलनाडु। और जो तमिलनाडु था जहाँ पर चोलाज राज करते थे, वहाँ पर किस तरह के जो इरिगेशन वर्क्स थे, सिंचाई के साधन कैसे डेवलप, कैसे तरक्की, सिंचाई के साधन में वहाँ पर कैसे सुधार हुए, कैसे वहाँ पर तरक्की हुई। ड्यूरिंग द 5th and 6th century, the areas near Kaveri River in Tamil Nadu were opened up for large scale cultivation. मैंने कहा कि 5th और 6th सेंचुरी में जो एरिया नियर द कावेरी रिवर के, वहाँ पर क्या ओपन अप फॉर लार्ज कल्टीवेशन, वहाँ पर किसके लिए खोला गया, बड़े पैमाने पर कल्टीवेशन को किया जाना था, बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी को करना था तमिलनाडु में। द इरिगेशन वर्क्स दैट वर डेवलप्ड इन तमिलनाडु रीजन, वो कौन से इरिगेशन वर्क्स थे, सिंचाई को लेकर कौन से काम थे, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वाटर चैनल। सबसे पहले था वाटर चैनल फॉर एग्रीकल्चर। वाटर चैनल मैंने आपको बताया था कि रिवर कावेरी के जो वाटर चैनल थे वो वाटर चैनल थे वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही कामयाब रहे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट, वहाँ पर एम्बैंकमेंट बनाए ताकि फ्लड्स को रोका जाए। बांध बनाए गए, बेल को खोदा गया, डिगिंग ऑफ बेल, कुएँ खोदे गए और टैंक बनाए, बड़े बड़े टैंक बनाएंगे ताकि रेन वाटर को क्या किया जाए, स्टोरेज किया जा सके। लास्ट क्वेश्चन है, वट वर द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द चोलास टेम्पल। जो चोलास के जो टेम्पल्स थे, मंदिर थे, उनके साथ ऐसी कौन सी कार्यविधि, कौन सी एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई थी, क्या एक्टिविटीज़ होती थी उन मंदिरों के आगे पीछे, मंदिरों के दौरान, मंदिरों के इर्द गिर्द, या उन मंदिरों को लेकर। स्प्लेंडेड टेम्पल है ब्रोंज कल्चर ऑफ द चोलास। जो चोलास ने बड़े बड़े स्प्लेंडेड टेम्पल, स्प्लेंडेड अद्भुत टेम्पल्स बनाए थे और तांबे की मूर्तियाँ वगैरह बनाई थी वहाँ पर उनकी हुकूमत में। उनका जो राजा था, राजा और राजेंद्रपाल बिल्ट बिग टेम्पल ऑफ थानेश्वर एंड गोयकोंडा चोलापुरम। जो राजा था चोला का सबसे मशहूर राजा था वो था राजा और उसका बेटा राजेंद्रपाल। उसने बहुत सारे मंदिर बनाए थे, कहाँ पर, थानेश्वर में, और दूसरा गायकोंडा चोलापुरम में। द चोलास टेम्पल ऑफ बिकेम द सेंटर ऑफ सेटलमेंट अराउंड देम। जो चोलास टेम्पल्स थे वो सेंटर थे किसके, सेटलमेंट अराउंड, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सेटलमेंट, बसी हुई थी, वो सेंटर बने थे, जो मंदिर थे वो केंद्र बने हुए थे। दीज वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। जो मंदिर थे क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के भी सेंटर थे, काम धंधा भी वहाँ पर बहुत होता था। टेम्पल्स वर आल्सो एंडोड विद द लैंड बाय द बोथ रूलर्स एंड अदर्स। जो टेम्पल्स थे उसकी जो ज़मीन थी
वो किसके द्वारा दी गई थी? लोगों के द्वारा, और कुछ राजा ने भी इसमें दान किया था, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स और राजाओं ने भी दान किया था उस ज़मीन को, और वो ज़मीन काफ़ी थी। टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप बट आल्सो हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। जो टेम्पल वो खाली सजदे की जगह ही नहीं थी, पूजा की जगह ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पर उनका आर्थिक काम भी चलता था, उनका समाज भी उससे जुड़ा हुआ था, उनकी कल्चरल लाइफ भी उससे जुड़ी हुई थी। तो डियर स्टूडेंट, ये लेसन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे दूसरा लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।